मैं डॉक्टर नरेंद्र झा अपने डिग्री 3 ऑनर्स के स्टूडेंट से आज फिर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पे उसके जो दूसरे जो एस्पेक्ट्स थे उस पर बात करने आया हूँ। कल के क्लास में हम लोगों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के बारे में बात की थी और आखिरी में जो बात हम लोग कर रहे थे वो ये था कि इसकी बौद्धिक पृष्ठभूमि क्या थी, इंटेलेक्चुअल कॉजेस क्या थे और उस बौद्धिक जमीन को कैसे तैयार किया गया था। और इस क्रम में हमने थॉमस पेन के पैम्पलेट का जिक्र किया था, कॉमन सेंस का जिक्र किया था। इसके अलावा दूसरे भी दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा था, जैसे यूरोप के दूसरे जो दार्शनिक थे, लॉक का, मॉन्टेस्क्यू का, वोल्टेयर का, रूसो का, इन सब का भी प्रभाव अमेरिकी क्रांति पर पड़ा था। तो इन सारे कारणों से अमेरिकी लोग जो थे वो स्वतंत्रता के संघर्ष की तरफ प्रेरित हुए और एक हल्की झड़प हम लोगों ने बात की थी कि 1775 में हुई थी। उसके बाद से युद्ध की शुरुआत हो गई दोनों पक्षों के बीच में। इंग्लैंड ने भी युद्ध की तैयारी कर ली। अमेरिकी जो उपनिवेशवासी थे उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन को अपनी संयुक्त सेना का सेनापति नियुक्त किया और एक विधिवत 1776 में युद्ध की घोषणा हो गई। इंग्लैंड ने तैयारी कर ली थी, एक बड़ी सेना अमेरिका भेजी गई और शुरुआत की जो लड़ाइयाँ थी वो बॉस्टन के आसपास लड़ी गई, लेकिन उपनिवेशवासियों को आराम से ही सफलता मिलती रही, उन्हें विदेशी सहायता भी मिली। फ्रांस इंग्लैंड का पुराना शत्रु था, तो फ्रांस की सरकार ने सेना, खाद्य सामग्री और धन भेजकर उपनिवेशों की सहायता की। फ्रांस 1778 में यहाँ इस युद्ध में शामिल हुआ। स्पेन 1779 में इस युद्ध में शामिल हुआ और इस तरह से उपनिवेशवासियों को विदेशी राष्ट्रों की मदद मिली और इंग्लैंड अकेला पड़ रहा था। उपनिवेशवासियों के तरफ से यूरोप के बहुत सारे देश जो थे वो शामिल हो गए। इसका नतीजा ये हुआ फ्रांस के शामिल होने से कि इंग्लैंड अपने फ्लीट का, जो नौसेना थी, उसका बहुत इस्तेमाल नहीं कर सका। फ्रेंच फ्लीट ने इंग्लैंड के जो नौसेना थी उसको रोकने में सफलता पाई। तो एक बड़ा कारण था। संघर्ष चलता रहा, लड़ाई चलती रही और आखिरकार 1781 में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बाद में भारत के भी गवर्नर जनरल बनकर आए थे, 1781 के अक्टूबर महीने में उन्होंने यॉर्कटाउन में आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और 2 वर्ष के बाद 1783 में पेरिस की संधि के अनुसार युद्ध का समापन हो गया। और इस संधि की जो प्रमुख शर्तें थी उनका जिक्र कर लें कि इस संधि के अनुसार इंग्लैंड ने 13 उपनिवेशों की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार कर ली और अब संयुक्त राज्य अमेरिका की नींव पड़ गई। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा मिसिसिपी नदी मान ली गई। स्पेन को माइनार्का और फ्लोरिडा वापस दे दिए गए और फ्रांस को सेंट लूसिया, टोबैगो पश्चिमी द्वीप समूह में और पश्चिमी अफ्रीका में सेनेगल और भारत में चंदन नगर दे दिया गया। तो 1781 में युद्ध का समापन हुआ, लेकिन विधिवत जो संधि हुई वो 1783 में हुई। और जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो अमेरिकी उपनिवेशवासी थे उनकी जीत हुई और इंग्लैंड की पराजय हुई। ये बहुत अजीब लगता है कि इतना ताकतवर देश और इनएक्सपीरियंस्ड कॉलोनी के लोगों से युद्ध हार गया। तो उसे इंग्लैंड की पराजय जो हुई और अमेरिका की जो विजय, उसके कारणों के बारे में थोड़ी बात हम लोग कर लें। एक तो प्रमुख कारण था जो अभी तुरंत हम लोग बात कर चुके हैं कि इंग्लैंड का अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा था। उस समय लड़ाई के मैदान में वो अकेला पड़ गया।
और अमेरिका के साथ थे फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड। इसका कारण यह था कि फ्रांस इंग्लैंड से बहुत पहले ही नाराज था, क्योंकि इंग्लैंड ने ही उसे कनाडा से निकाल दिया था। तो इस वजह से वो अवसर की खोज में था जिससे अपने पुराने शत्रु से बदला ले सके। इंग्लैंड ने स्पेन को भी 7 ईयर्स वॉर में हराया था, तो वो भी अपनी पराजय को नहीं भूल पाया था। तो ये सारे जो थे वो नाराज थे। तो कुछ देशों ने तो सीधे सीधे युद्ध में भाग लिया, और कुछ रूस और प्रशा जैसे जो देश थे उन्होंने अपनी आर्म्ड न्यूट्रलिटी की घोषणा कर दी। मतलब न्यूट्रल थे, पर वो आर्म्ड न्यूट्रल थे इंग्लैंड के खिलाफ। अच्छा, एक दूसरी जो बात हुई, दूसरा जो कारण हुआ जिससे इंग्लैंड हारा, वो ये था कि इंग्लैंड बहुत असुविधा की स्थिति में युद्ध कर रहा था। अमेरिका इंग्लैंड से 3000 मील की दूरी पर स्थित है, और आजकल की तरह उस समय यातायात की सुविधाएं तो नहीं थी, इसलिए जरूरत पड़ने पर इंग्लैंड काफी सेना या रसद नहीं भेज पाता था। अच्छा, एक और कारण था कि इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिकी सैनिक शक्ति का पता ठीक से नहीं लगाया। उसका विश्वास था कि अमेरिकी उपनिवेशवासी इंग्लैंड की सैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक पाएंगे। तो नतीजा ये हुआ कि मातृ देश ने, मदर कंट्री ने अपनी सेना के संगठन पर पूरा ध्यान नहीं दिया, और नौसिखिए सिपाहियों को युद्ध करने के लिए अमेरिका भेज दिया। अच्छा, एक और कारण था कि युद्ध स्थल का क्षेत्र दूर दूर तक फैला हुआ था। पूरा क्षेत्र जो था 1000 मील के घेरे में था और जंगलों से भरा हुआ था। तो अंग्रेज सैनिकों को वो भी एक कठिनाई थी, जंगलों में भटक जाते थे, जबकि जो वहाँ के जो उपनिवेशवासी थे उनको जंगलों का पूरा ज्ञान था, हर भाग से परिचित थे। तो एक मेजर एडवांटेज उनके तरफ था। और जो कारण थे वो थे कि इंग्लैंड में योग्य राजनीतिज्ञों का अभाव हो गया था। वहाँ का जो सम्राट था जॉर्ज तृतीय, उसका चरित्र भी अंग्रेजों की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण बना। बहुत इंटरफेयर करता था और बहुत अदूरदर्शिता का उसने परिचय दिया। तो एक वजह वो भी थी वहाँ के इंग्लैंड के राजा का चरित्र, और वहाँ पर केपेबल पॉलिटिशियंस का न होना। ऐसे भी कहा जाता है प्रकृति, फ्रांस और जॉर्ज वॉशिंगटन। एक कहावत है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों के विजय के 3 कारण थे, प्रकृति, फ्रांस और जॉर्ज वॉशिंगटन। तो बात इतनी सीधी नहीं है। एक जो बेहद महत्वपूर्ण कारण था, जो अभी तुरंत चर्चा की कि उपनिवेशवासी जो थे वो उनकी शक्ति का इंग्लैंड को अनुमान नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ जो सिपाही इंग्लैंड से अमेरिका लड़ने गए, उनमें उनके अंदर वो जील और वो उत्साह नहीं था जो कॉलोनी के जो लोग थे उनके अंदर जो उत्साह था। वो जो ये प्रोफेशनल सोल्जर्स थे उनके अंदर वो उत्साह नहीं था। अंग्रेजों की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था कि वे ऐसे लोगों से युद्ध कर रहे थे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का दृढ़ संकल्प कर चुके थे। उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत हो चुकी थी, और जब किसी देश की जनता स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार हो, तब उसे लड़कर उसे पराजित करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। बहुत बार अंग्रेज सैनिक जहां पहुंच जाते वो हरा देते उपनिवेशवासियों को, लेकिन एंड्योरिंग कंट्रोल कायम करने के लिए तो वहां पर उनका लगातार होना मजबूत था। अंग्रेजी सेना के हटते ही उपनिवेशवासी फिर विद्रोह कर देते। इन सारे कारणों के कारण इंग्लैंड की अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुई और उपनिवेशवासी ये लड़ाई जीत गए। विश्व इतिहास में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। इस संग्राम के फलस्वरूप नए विश्व का जन्म हुआ, न्यू वर्ल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसने जनतंत्रीय शासन का एक सफल प्रयोग किया और धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका एक बेहद शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिणत हुआ। और प्रथम विश्व महायुद्ध के पश्चात तो
अमेरिका ने लगभग अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया और आज की तारीख में तो ये सर्वाधिक शक्तिशाली देश है ही। तो ये बेहद महत्वपूर्ण घटना थी अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई, इसीलिए इसे अमेरिकन रेवोल्यूशन या अमेरिकी क्रांति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा इस क्रांति का, इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का? तो स्वतंत्रता संग्राम के पहले अमेरिका के उपनिवेशों के जो संविधान थे, अलग अलग जो कॉलोनीज उनके जो संविधान थे, वो पूर्णतया जनतंत्रीय नहीं थे। वोट देने का अधिकार केवल पुरुषों को प्राप्त था और वो भी केवल धनी व्यक्तियों को, समृद्ध लोग ही ऊंचे पदों पर नियुक्ति होते थे। हालांकि जो नया संविधान बना फाइनली, उसमें भी कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ इस स्थिति में, लेकिन पहले से थोड़ी स्थिति बेहतर हुई। पहला एक संविधान 1781 में बना, लेकिन उसके अनुसार एक बेहद कमजोर संघ का निर्माण हुआ था। तो अमेरिकी नेता इस संविधान से संतुष्ट नहीं थे। वे एक ऐसा संविधान चाहते थे जिसमें केंद्रीय शासन शक्तिशाली बन सके, और इसलिए 1787 में एक नया संविधान तैयार किया गया, जिसको 1788 में रैटिफाई किया गया, और इस संविधान को 1789 में फाइनली ये ऑपरेशन में ये संविधान आया। ये संविधान दुनिया का प्रथम लिखित संविधान था, और इस संविधान के अनुसार अमेरिका के प्रत्येक राज्य को आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता मिली, किंतु वैदेशिक मामलों में, मुद्रा में, यातायात आदि बातों में केंद्रीय शासन को प्रधानता मिली। इस संविधान के अनुसार वहाँ की जो संसद है, जिसे कांग्रेस बोलते हैं, वो बाइकैमरल संसद की स्थापना की गई, जिसमें एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है जिसका चुनाव जनता करती थी, और एक सीनेट होता है। एक निर्वाचित राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हुई, और जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 1791 में वहां पर पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता की नीति की घोषणा की गई, और इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। जॉर्ज वॉशिंगटन 2 बार राष्ट्रपति रहे, लेकिन तीसरी बार लोगों के चाहने पर भी वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े नहीं हुए, और आगे चलकर बाकी राष्ट्रपतियों के लिए ये एक कन्वेंशन हो गया कि 2 बार चुनाव जीतने के बाद कोई व्यक्ति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा। एक एक्सेप्शन हुआ है इतिहास में, पर वो विशेष परिस्थितियों में। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ता है राष्ट्रपति के पद के, अगर मतलब वो चुना गया हो तो। हम लोगों ने अभी तुरंत एग्जाम्पल देखा है, बराक ओबामा का देखा है एग्जाम्पल, फिर से बिल क्लिंटन का एग्जाम्पल हम लोगों ने भी हाल के वर्षों में देखा है। तो और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इस मामले में भी उसने एक अनूठा आदर्श पेश किया कि वो संघीय, तो वहाँ का जो संविधान था वो संघीय फेडरल तो था ही वहाँ का संविधान। सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल, जैसा अभी तुरंत आपने देखा है कि लेजिस्लेटिव हाउस, लेजिस्लेटिव का पावर जो था, व्यवस्थापिका की जो शक्ति थी वो कांग्रेस में थी, एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट होता था, और जुडिशरी का हेड जो था वो सुप्रीम कोर्ट, और उसके नीचे के जो कोर्ट्स होते थे वो होते थे। तो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत जो था उसको अमेरिका में लागू किया गया। नए राष्ट्र की कुछ विशेषताएं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने राजतंत्र को हटाकर स्थायी जनतंत्र की स्थापना की और कुलीन तंत्र को सदा के लिए समाप्त कर दिया। यह पहला राष्ट्र था जिसने एक शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की और विभिन्न राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की। यह पहला देश था जहां लिखित संविधान का निर्माण हुआ और उसी के अंतर्गत उसने अपना कानून बनाया। इसने धर्म को व्यक्तिगत और निजी मामला समझा और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि राज्य कोई अपना निजी धर्म स्थापित नहीं करे। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने चर्च को राज्य से अलग कर दिया और स्वयं को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित किया।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आर्थिक प्रभाव भी था और समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इस संग्राम के बाद अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत से कल कारखाने खुले और लोहे, सूती वस्त्र और अन्य उद्योगों का विकास होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे औद्योगिकरण का यह प्रभाव हुआ कि देश में आत्मनिर्भरता की भावना फैली और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका ने दूसरे देशों का मुंह देखना बंद कर दिया और बेहद आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, रिचेस्ट स्टेट है, दुनिया का सबसे बड़ी जीडीपी है उसके पास। समाज पर भी प्रभाव पड़ा अमेरिका के इस आज़ादी की लड़ाई का। समाज में औद्योगिक जो विकास हुआ था उसके कारण पूंजीपतियों का प्रभाव पड़ने लगा वहाँ पर। ऐसा नहीं था कि जो भूमिपतियों का जो वर्ग था उसकी शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन पूंजीपतियों का प्रभाव ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगा। युद्ध में औरतों ने भी, महिलाओं ने भी अपनी उपयोगिता प्रमाणित की थी। उन लोगों ने घायलों और पीड़ितों की सेवा की थी, स्पाइस का काम किया था। इस कारण उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, वे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझी जाने लगी। उत्तराधिकार के नए नियम बने जिसके अनुसार बड़ा बेटा पिता की संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी नहीं बना, बल्कि पिता की संपत्ति सभी पुत्रों के बीच में बराबर बराबर बांटी जाने लगी और पुत्रियों का हिस्सा भी अपने पिता की संपत्ति में सुरक्षित किया गया। अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड पर प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड ने जिस प्रथम औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की थी उसका अंत हो गया। इंग्लैंड को इस लड़ाई में हार के बाद एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली। उसने अपनी औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन करना शुरू किया और ऐसे उपनिवेशों के साथ जहां पर वहां के लोग थे, गोरे लोग थे, उसके साथ उसने मित्रता का संबंध स्थापित करना शुरू किया, जिससे कि उपनिवेशों में रहने वाले जो जनता है वो मातृ देश के प्रति आकृष्ट होने लगे और इस तरह से आप कह सकते हैं कि सेकेंड ब्रिटिश एम्पायर का विकास होना शुरू हुआ। अमेरिकी युद्ध में पराजित होने से जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया। इस पराजय से इंग्लैंड की जनता का जॉर्ज के प्रति जो रहा सहा आदर था वो भी जाता रहा, क्योंकि इस हार के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल माना गया, उसकी बदनामी बहुत ज़्यादा हो गई। और इसके वजह से हुआ कि धीरे धीरे वहाँ पर कैबिनेट जो सिस्टम है, कैबिनेट की जो प्रणाली है, उसका बड़ी तेजी से विकास होने लगा। तो मोनार्की को इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई, ब्रिटिश मोनार्की को। आयरलैंड पर भी अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रभाव पड़ा। वो भी अमेरिका की तरह इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहता था। वो फिलाडेल्फिया की तरह आयरलैंड के लोगों ने भी स्वतंत्र, जो फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने भी एक सम्मेलन बुलाया और राजा के सामने अपनी मांग पेश की। अमेरिका के इस युद्ध के होने के पहले, थोड़ा ही पहले, ऑस्ट्रेलिया का पता लगा था और अनजान देश होने के चलते वहां बहुत कम लोग जा पाए थे। इस युद्ध में 50,000 बंदी पकड़े गए, वे सभी ऑस्ट्रेलिया भेज दिए गए और वहां की जनसंख्या में वृद्धि हुई। और अमेरिका को चूंकि इंग्लैंड ने खो दिया था तो उसने दूसरे उपनिवेशों की तरफ अपना ध्यान लगाया और ऑस्ट्रेलिया के अच्छे दिन आ गए और उसका विकास तेजी से होने लगा। फिर कनाडा को भी लाभ हुआ। कनाडा में उसने, इंग्लैंड ने थोड़ी उसके लिए अलग नीति निर्धारित की। उसने 1701 एक क्वेबेक एक्ट पास किया था। ये हालांकि पहले ही पास हुआ था। उसके द्वारा वहां पर फ्रांसीसियों के प्रचलित कानूनों को स्वीकार किया गया और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। बाद में चलकर इंग्लैंड ने कनाडा को बहुत सारी दूसरी सुविधाएं दी और दोनों देशों के बीच में, मदर कंट्री और कॉलोनी के बीच में बहुत अच्छे संबंध कायम हुए, बने रहे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का भारत पर भी प्रभाव पड़ा। यहाँ पर ये युद्ध छिड़ा तो भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई छिड़ गई और फ्रांसीसी पराजित हुए और उनकी जो रही सही शक्ति थी वो खत्म हुई और अंग्रेजी शासन के सामने जो चुनौती थी वो खत्म हुई। इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा प्रभाव
फ्रांस पर पड़ा, अमेरिका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। हम लोगों ने बात की है कि 7 इयर्स वॉर हुआ था, उसमें इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया था। तो फ्रांस ने अपना बदला लिया इंग्लैंड से, अमेरिकन जो कॉलोनीज थे उनकी मदद की फ्रांस ने, हर तरह से मदद की, सेना से, बाकी उपाय से भी उसने मदद की। तो फ्रांस को पेरिस की जो संधि हुई फ्रांस की राजधानी में हुई, मतलब तो फ्रांस की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, फ्रांस को कुछ लाभ भी मिले। हम लोगों ने अभी तुरंत बात की है कि फ्रांस को कुछ उपनिवेश भी मिले, वेस्ट इंडीज में टोबैगो और सेंट लूसिया मिला, सेनेगल मिला अफ्रीका में। इस युद्ध का एक दूसरा असर पड़ा कि इस युद्ध के कारण फ्रांसीसी राजतंत्र को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा। इस युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका के उपनिवेशवासियों को, अभी तुरंत हमने कहा कि आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान की, ठीक है। फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची और उनकी जो अय्याशी वाली जिंदगी थी और वहाँ की जो संतोषजनक कर व्यवस्था थी, उसके कारण फ्रांस का खजाना तो पहले से खाली था। ये हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बारे में जो बात की थी, पिछले जो क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि फ्रांस का खजाना पहले से खाली था। अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस ने जो मदद की, तो उसमें भी फ्रांस को बहुत खर्च करने पड़े और फ्रांस की सरकार पर जो संकट था, आर्थिक संकट था, वो और भी बढ़ गया। तो इस आर्थिक संकट के चलते फ्रांस का राजतंत्र और भी कमजोर हो गया और ऐसा लगने लगा कि आर्थिक संकट को दूर करने के लिए फ्रांसीसी सरकार को, वहां के राजा को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और उसी क्रम में आप जानते हैं कि फाइनली स्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी पड़ी उसको, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो और उसी के साथ क्रांति शुरू हो गई, ये भी आप जानते हैं। अच्छा, क्रांति में एक और कारण ने एक और फैक्टर्स ने रोल प्ले किया कि फ्रांस की सरकार ने अमेरिकी उपनिवासियों के सहायतार्थ एक बड़ी फौज भेजी थी। इस फौज में बहुत से फ्रांसीसी नवयुवक थे। इन्हीं लोगों की आंखों के सामने स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों की विजय हुई थी, लेकिन इन लोगों को यह देखकर दुख हुआ कि फ्रांसीसी स्वयं अपने राजतंत्र की निरंकुशता के शिकार हैं। अब ये बात स्वाभाविक थी कि जब ये जो लौट कर आए होंगे तो इनके मन में ये स्वाभाविक रूप से सवाल उठा होगा कि हम लोग दूसरे के लिए संघर्ष करने के लिए गए थे और हमारे देश की अपनी ही स्थिति अच्छी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो लोग लड़ने के लिए गए थे, स्वाभाविक रूप से वह फ्रांस की शासन व्यवस्था को बदलने के लिए उत्सुक हुए, क्योंकि उस शासन व्यवस्था को बदलने के बाद ही इनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता था, इनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी। तो ये लोग जब युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस लौटे, तब इन लोगों ने शक्तिहीन और भ्रष्ट राजतंत्र के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू किया और इस तरह से फ्रांसीसी राज्य क्रांति की शुरुआत हुई। तो अमेरिका के उपनिवेशवासियों को सहायता देने के कारण फ्रांसीसी राजतंत्र को लेने के देने पड़े, ये आप कह सकते हैं कि उसने जिन उद्देश्यों के साथ मदद की वो उद्देश्य तो पूरे हुए, लेकिन उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांसीसी राजतंत्र की अपनी ही नींव खुद गई। तो बेहद महत्वपूर्ण ये घटना थी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका असर अभी तुरंत हम लोगों ने बात की है कि फ्रांस की क्रांति पर भी पड़ा। ये क्रांति जो थी, अमेरिकन जो क्रांति थी, वो मध्यवर्गीय क्रांति थी और इसमें मुख्यतया वकील, छोटे जमींदार, व्यापारी और पादरियों ने भाग लिया था। ये शिक्षित वर्ग के लोग थे और स्वतंत्रता के महत्व को ये बहुत अच्छी तरह से समझते थे। तो एक दुनिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो निर्माण था और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशवासियों की जो विजय थी, वो आगे चलकर और आज तक विश्व इतिहास को बहुत ढंग से प्रभावित करता आया है। फिर अमेरिका का 13 उपनिवेशों के बाद
बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ और अमेरिका का जो क्षेत्रफल है आपको पता होगा कि वो अटलांटिक से पैसिफिक तक फैल गया। अभी तक जो ये 13 उपनिवेश थे वो एक तरफ थे, अब पैसिफिक तक फैल गया है। दुनिया आज की अमेरिका दुनिया में आज की तारीख में सबसे शक्तिशाली देश है और सुपर पावर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो एक बेहद महत्वपूर्ण क्रांति समाप्त हुई, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। और इस पे आप हम लोगों ने इसके कारणों को समझा, हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशवासियों की विजय क्यों हुई और अंग्रेजों की हार क्यों हुई और इसका प्रभाव क्या पड़ा दुनिया पर, इन सारे विषयों पर बात की है। अब अगले क्लास में नए विषय पर हम बात करेंगे आपसे। आज के लिए बस, धन्यवाद।